नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोग मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स के बारे में। तो देखो, लास्ट क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो स्पेसिफाइड टर्म है, डेफिनेशंस हैं, बैरियर नर्सिंग क्या होती हैं, और उसके बाद मैंने कहा था कि जो मुख्य बैरियर या प्राइमरी प्रिकॉशंस कौन सी है या प्राइमरी बैरियर कौन सा है जिससे कि हम इन्फेक्शन से मरीज को बचा सकें। तो हमने कहा था कि जो सबसे प्राइमरी बैरियर है वो है आपका हैंड वॉशिंग। इसके बाद फिर आती है जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, कैप, मास्क, गाउन, गोगल, ग्लव, शू कवर, वो सब सेकेंडरी हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली अगर हैंड वॉशिंग को ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की बताई थी मैंने आपको? दो। कौन कौन से प्रकार बताए थे बेटा? मेडिकल हैंड वॉशिंग और दूसरा कौन सा था? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मैंने आपको कहा था कि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है वो रूटीन प्रोसीजर्स वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हो, ट्यूब वगैरह को रिमूव कर रहे हैं, जैसे एनजी ट्यूब रिमूव कर रहे हैं तो ये आप बताएं। इसके अलावा वाइटल साइन वगैरह आप चेक कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हम लोग जो है वो मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में ही पढ़ रहे थे, और मेडिकल हैंड वॉशिंग के कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे। देखो बेटा, मेडिकल जो हैंड वॉशिंग है उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर जो बता दिया था कि एक तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, या मैंने आपको बता दिया था कि मेडिकल हैंड वॉशिंग किस कंडीशंस या कहाँ करते हैं। तो बता दिया था कि भाई जो रूटीन प्रोसीजर्स है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में हैंड धोने का डायरेक्शन कैसा है, कौन कौन से सॉल्यूशंस है जिनका उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आपने बताना है टाइम। भाई जो मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं उसका टाइम, या क्या बोलेंगे बेटा, ड्यूरेशन। ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग और मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम और क्या बताना है आपने, ड्यूरेशन। अब बात को ध्यान दीजिएगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं समय। अब देखो, समय जो है इसके बारे में स्पेसिफाइड पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जनरली जो हमारी बुक्स वगैरह गाइड करती हैं वो कहते हैं कि हैंड वॉशिंग जो मेडिकल जनरली हम कर रहे हैं या जो सोप एंड वाटर का यूज कर रहे हैं, सोप कौन सा, एंटीसेप्टिक लिक्विड सोप आप यूज कर सकते हैं। चलो, ये ड्यूरेशन भी आप बताएं। इसके साथ साथ जो ड्यूरेशन है वो आपने पहले तो बोलना है कितना, 3 to 5 मिनट। भाई अगर ड्यूरेशन की बात होती है तो हमेशा क्या याद रखना है, 3 से 5 मिनट। लेकिन एग्जामिनर जब आपको प्रश्न पूछने पर आएगा तो ऑप्शन में तो 3 to 5 मिनट लिखेगा, लेकिन आंसर फिर ये नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो सर बता तो ये रहे हो और आंसर कुछ और बोल रहे हैं आप, तो वो क्यों है, तो वो मेरी बात सुनना। भाई यहां पर हमने कहा टाइम और जो ड्यूरेशन है वो कितना, 3 to 5 मिनट्स बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम हर बार ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है वो एग्जामिनर आपको प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। मैं ये लिख देता हूं जो ज्यादा काम का है। भाई एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द एट लीस्ट टाइम या ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकल हैंड वॉशिंग, कि मेडिकल हैंड वॉशिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितना है। तो यहां पर तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा अधिकतम, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि एट लीस्ट टाइम ऑफ सोप, अरे भाई हाँ, सोप एंड वाटर हैंड वॉशिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। देखो बेटा ध्यान से सुन लेना। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि एट लीस्ट
एटलीस्ट मतलब कम से कम भैया कितनी देर तक आप जो है वो हैंड वॉशिंग करेंगे, कब? जब साबुन पानी का यूज कर रहे हैं। और साबुन पानी का यूज का सीधा सीधा मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हैंड वॉशिंग है मेडिकल हैंड वॉशिंग के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि एग्जामिनर अगर सर्जिकल पूछेगा तो वो लिखेगा कि व्हाट इज द टाइम आर यूज फॉर स्क्रबिंग। स्क्रब मतलब सर्जिकल से संबंधित है, या सीधा सीधा बोल देगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग, बिफोर सर्जरी या बिफोर कैथेटराइजेशन, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर जो सोप एंड वाटर या जो मेडिकल हैंड वॉशिंग हम लोग करने वाले हैं उसके अंतर्गत आपने सीधा सीधा बताना है ऑप्शन 40 to 60 सेकेंड। देखो बेटा ध्यान से सुनना, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई जो हैंड वॉशिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें 40 से 60 सेकेंड, इन केस रेंज आ रही है तो ये बताओ ये है आपका मिनिमम, इतने समय तो आपको कम से कम हैंड वॉशिंग करना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आप ध्यान दें। तो एक तो प्रायोरिटी ये अपने आप हो गई है, जब एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछने पर आएगा 3 से 5 मिनट कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मान लो एक पेशेंट है और उस पेशेंट को मान लो आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और पेशेंट यूनिट में वार्ड में 50 मरीज हैं और 50 मरीज है जिनका आपको थर्मामीटर के माध्यम से तापमान लेना है, और वहां पर आप अगर एक आदमी के पीछे 5-5 मिनट हैंड वॉशिंग करने लग गए, 5 मिनट हैंड वॉशिंग की तो आपका एक दिन की ड्यूटी तो वो हैंड वॉशिंग में ही निकल जाएगी इतने मरीजों के बीच। तो वो क्या फिजिबल है? वो क्या संभव है? वो संभव ही नहीं है। और जो चीज संभव नहीं है वो आपको एग्जामिनर क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं पूछेगा। तो ये तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक तो ये आपको बता दिया, ये आपके बहुत काम का है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब यहां तो आपने ये कहा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न और ऐड करें। एग्जामिनर आपको कह सकता है, हमने कहा था केमिकल का जब नाम लिखा था सोप एंड वाटर तो अपनी जगह है, लेकिन स्पेसिफाइड एक और मैंने आपको कहा था कि 70% अल्कोहल। तो यहां पर मान लीजिए आपको ये समय तो बता दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन या टाइम ऑफ हैंड वॉशिंग with use of 70% अल्कोहल स्प्रेट या फिर आपके सैनिटाइजर वगैरह। तो देखो ध्यान देना, अब ये भी हमने पढ़ा तो मेडिकल में था, लेकिन मैंने कहा था कि ये मैं अलग से ही आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर कई बार आपको 70% अल्कोहल या जो स्पिरिट है ना इसके ड्यूरेशन के बारे में भी पूछ लेता है। तब आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है और वो लिख रहा है जैसे 15 सेकेंड, ऑप्शन में दूसरा लिख रहा है 10 सेकेंड, ऑप्शन में तीसरा लिख रहा है 20 सेकेंड और ऑप्शन में लिख रहा है 30 सेकेंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग कहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को बताया जाता है 20 से लेकर 30 सेकेंड, लेकिन एग्जामिनर की हमेशा आदत है कि जो रेंज आपको दी गई है उस रेंज को तोड़ने का प्रयास करता है, और वहां पर एग्जामिनर चाहता है कि यू शुड गिव द आंसर इन 1 वर्ड। आप रेंज से ज्यादा प्रयास करें, रेंज से ज्यादा कोशिश करें कि जो आंसर दें हमेशा वो सिंगल 1 वर्ड में देने की आदत डालें, क्योंकि जब तक सिंगल 1 वर्ड में आंसर देने की आदत नहीं डालेंगे तब तक जो परफेक्शन है ना बेटा, वो परफेक्शन प्रॉपर रूप से आप में नहीं आएगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आंसर आपने देना है वो हमेशा 20 सेकेंड को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। बात सुनना,
हमेशा जब भी आंसर दें तो हमेशा आंसर देते समय ये ध्यान दीजिएगा कि 20 सेकेंड इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, ध्यान से सुनना, जितनी भी रिसर्च हुई हैं उन रिसर्च में एक बात बताई गई है कि जितना समय, ध्यान से सुनना, जितना समय, जैसे 20 सेकंड है, 20 सेकंड में जितना डिसइंफेक्शन 100% हो जाता है उतना ही डिसइंफेक्शन 30 सेकंड में भी होता है। बात समझ में आ रही है कि मान लो कि 90% डिसइंफेक्शन हुआ 20 सेकंड में, तो 30 में भी 90 हो रहा है, ये रिसर्च बता रही है। तो आप 30 सेकंड क्यों जा रहे हो जब आपका काम 20 सेकंड में ही हो रहा है? बात समझ में आ रही है? 15 सेकंड में डिसइंफेक्शन पूरा 100% नहीं पाया गया, इसलिए वो कम है, समय कम रहेगा, प्रॉपर रूप से डिसइंफेक्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए जो हैंड वॉशिंग का एक पर्याप्त और एप्रोप्रिएट जो ड्यूरेशन है, अगर वन वर्ड में आता है तो हमेशा क्या बोलना, 20 सेकंड आप बताओ। तो ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं प्रश्न, जिस प्रकार से भी पूछे जाएं उसी प्रकार से बेटा आप आंसर कीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि हैंड वॉशिंग, और हैंड वॉशिंग कौन सी, मेडिकल। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंतर्गत मैंने आपको अब तक जो चीज बताई है, मेडिकल हैंड वॉशिंग कहां करते हैं, एक, मेडिकल हैंड वॉशिंग में कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं, बात दो, हैंड वॉशिंग जो मेडिकल कर रहे हैं उसमें पानी का फ्लो का एल्बो से पाम की तरफ होगा, लीस्ट टू मोर कंटामिनेटेड होगा। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं उसका जो समय है वो एटलीस्ट ही आपने ध्यान देना है 40 से 60 सेकेंड होगा। इसके अलावा हमने कहा कि जब आप स्प्रिट यूज कर रहे हैं 70%, और आज के समय भी देख लो, रोजाना आप सुन रहे होंगे कोविड में 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ रगड़ करके धोइए। चीज क्या है कि कहने का मतलब है कि आप जो हैंड रब रूटीन में यूज कर रहे हैं वो आप ध्यान दें। एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग इन रूटीन, रूटीन में भी वही 20 सेकंड आपने बताना है। बात समझ में आ रही है कि रूटीनली, फॉर एग्जांपल खाना खाने से पहले हाथ धोए आपने 20 सेकंड। तो कहने का बेसिकली मतलब है, आप देखना अभी वो ऐड भी आ रहा है टीवी पे जहां पर वो साबुन से भी हाथ धो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं रूटीनली खाना खाने से पहले हाथ धोएं। तो उस लाइफ बॉय का ऐड आता है जहां कहते हैं 20 मिनट तक हाथ धोएं। प्रॉपर रूप से वो स्टेप तक भी बताते हैं आपको कि हैंड वॉशिंग जो कर रहे हैं उसकी स्टेप्स क्या हैं। तो चलो खैर, यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, ये एक तो स्पेसिफाइड पॉइंट है। इसके अलावा आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग हैंड वॉशिंग कर रहे हैं मेडिकल, तो उसके अंतर्गत एक तो मैं इसके अंदर आपको पूछूंगा कि जो हैंड वॉशिंग हो रही है उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं नंबर्स ऑफ मूवमेंट यूज इन हैंड वॉशिंग। जो बेटा हैंड वॉशिंग हो रही है ना, उस हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर, ये प्रश्न में भी पूछा जा चुका है और मेरे बताने के बाद ये आपके जोधपुर एम्स में आया हुआ है। अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट आंसर देने वाले हैं, कोई देने वाला है 7। भाई इसी को प्रश्न समझ लो, मैंने कहा नंबर ऑफ मूवमेंट यूज इन हैंड वॉशिंग, कोई यहां बोलेगा 6, कोई यहां पर बोलेगा 7, कोई यहां पर बोलेगा 5 और कोई यहां पर बोलेगा 9। अब बात सुनो, ये सबने अलग अलग मूवमेंट्स बता दिए हैं। अब बात को सुनना भाई, आपने सबने अलग अलग मूवमेंट्स बता दिए हैं। नंबर कितनी संख्या के अंदर क्या नंबर है, कितने मूवमेंट्स हैं जो हैंड वॉशिंग के हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, प्रश्न समझ के लिखें या आप इसको नोट्स समझ करके लिखें, लेकिन आपको प्रॉपर रूप से इसका आंसर पता होना चाहिए। अब चलो खैर, यहां तक आप ध्यान दें। अब ये जो नंबर, जो मूवमेंट्स आप बता रहे हो, इन मूवमेंट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत लोग आपको यहां 7 बोल रहे होंगे। भाई 7 जो है वो है स्टेप, और वो भी अब बदल गई है, अभी नई गाइडलाइन आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा।
अभी तक भी जो बाँच रहे हैं वो सब कह रहे हैं हैंड वॉशिंग की स्टेप 7 होनी चाहिए। अब स्टेप भी उनको नहीं पता कि 7 है या वापस 6 हो गई है। जबकि मैं आपको यहां पर बता दूं मूवमेंट्स तो चीज ही अलग है। तो मूवमेंट की बात हो तब हमेशा आंसर क्या आएगा 5। जहां पर एग्जामिनर आपको पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मूवमेंट्स, तो हमेशा कितने बोलने हैं 5 मूवमेंट्स आपने बताने हैं। अब ये जो 5 मूवमेंट हैं ये कौन कौन से हैं, तो आपने यहां पे बताना ये जो मूवमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं। तो आप लिख लीजिएगा मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जो हम लोग कर रहे हैं उस हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स आप बताओ। दोनों में ही होंगे चाहे मेडिकल सर्जिकल, कॉमन है मूवमेंट्स। अब देखो सबसे पहले आपने यहां बताना है बिफोर टचिंग टू पेशेंट, आफ्टर टचिंग टू पेशेंट। ध्यान से सुनना कि दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। और मैं आपको बता दूं कि इन केस यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू इन द प्राइवेट और रेपुटेड हॉस्पिटल, जब वो आपको प्रश्न पूछेंगे तो वो मूवमेंट्स पहले पूछेंगे, स्टेप्स बाद में पूछेंगे। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। या आप स्किल टेस्ट प्रोसीजर्स भी आप कर रहे हैं, जैसे कोई भी, जैसे मुझे ध्यान है कि पटना एम्स का लगा था स्किल टेस्ट शायद 3 साल पहले, वहां पर भी इन्होंने इसको पूछा है। तो कहने का बेसिक पॉइंट यहां पर है कि आपको ये पता होना चाहिए मूवमेंट आर डिफर देन द स्टेप। तो ये मूवमेंट्स हैं बेटा। तो आपने यहां बताना है बिफोर टच, पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर ए प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद, आफ्टर सराउंडिंग द पेशेंट। पेशेंट के आसपास अगर आपने सराउंड भी की है, इट मीन्स देयर आर द रिस्क फॉर इंक्रीज द कंटामिनेशन फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। क्योंकि हमने कहा है कि अगर 6 फीट के बाउंड्री में आप पेशेंट के आ रहे हो तो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और आपके द्वारा दूसरे को इन्फेक्शन ना हो उससे भी पेशेंट को बचाना है। इसके अलावा आप कह सकते हैं आफ्टर एक्सपोजर एंड कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड एंड सीक्रेशंस। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, दीज आर द 5 मूवमेंट्स यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आपने ये बताने कि किसी भी क्लिनिकल में जा रहे हो तो ये आप 5 मूवमेंट्स जरूर ध्यान दें। इन्हें हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। स्टेप अलग है, स्टेप पाम टू पाम, बैक टू पाम, वो सब अलग है, वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। सर्जिकल के बाद दोनों को मिक्सअप में आपको बताऊंगा। तो देखो यहां तक आप ध्यान दे सकते हैं। यह हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड पॉइंट्स के बारे में। तो इन सभी 5 पॉइंट को आप प्रॉपर रूप से याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या, पूछे जा चुके हैं। चलो खैर यहां तक बताएं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड वॉशिंग। इसके अलावा अगर स्टेप्स की बात होती है, किसकी बात होती है बेटा, स्टेप्स की बात होती है, तो याद कर लीजिएगा जो ओल्ड गाइडलाइन थी, ध्यान से सुनना, ओल्ड गाइडलाइन में ये स्टेप थी 7। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे 7 ही पढ़ाएंगे आपको। लेकिन जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने पर आएगा तो मेरी बात को गांठ बांध लेना, 7 तो लिखेगा ही लिखेगा। क्योंकि एग्जामिनर की हमेशा आदत होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आऊं जो कि लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करे। यही वो चीज है जहां हम कहते हैं ना विश्वास और विश्वास में धोखा हो जाना। तो यहां पर यह आपको विश्वास है कि स्टेप जो है वो 7 ही है, लेकिन नहीं, अब जो नई गाइडलाइन आई है भाई, न्यू जो गाइडलाइन आई है
उस न्यू गाइडलाइन के अनुसार अगर आपको यहां पर स्टेप और स्टेप पूछी जाती है तो हमेशा आप कितनी बतानी है, आपने 6 बतानी है, जिसके अंतर्गत, और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेप्स की आप बात कर रहे हो, इमेज दिखाऊंगा अभी, जिसके अंदर पाम टू पाम, बैक टू पाम, फिंगर इंटरलॉकिंग, डॉर्सम, नकल्स, थंब और जो रबिंग, ये बेसिकली 6 है। इसके अलावा जो पहले रिस्ट वगैरह हम करते थे ना, वो 7वीं थी, अब वो इन्होंने जनरली बंद कर दी है। इसके अलावा जो ड्राई करवाते थे वो स्टेप 8वीं थी, सर्जिकल में यूज करते थे, वो बंद हो गई है यहाँ। और कई जगह थे जो NABH फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो सॉल्यूशन हैंड करो तो वो 9-10 भी बता रहे हैं, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं WHO रिलेटेड, जो कि स्पेसिफाइड आपके एग्जाम पर्पज से आती हैं। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब है, स्टेप आगे बताऊंगा, अभी वापस से इमेज दिखाऊंगा, सिर्फ एक बार आप ये समझ लीजिएगा कि नंबर इन केस फर्दर अब आपको पूछा जाता है तो कितना बताना है, 6। इसलिए जितने भी करंट गाइडलाइंस है उनके ऊपर आप फोकस करें कि एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है। चलो जी, यहां तक आप बताओ। तो ये तो आपकी कौन सी हैंड वॉशिंग हो गई है, जनरली मेडिकल। इसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ध्यान से सुनिएगा कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग, अब सर्जिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई बिफोर दी सर्जरी। भाई ये जो हैंड वॉशिंग, जहां सीधा सीधा आपने बताना है कि असेप्टिक टेक्निक आर यूज्ड, जो असेप्टिक टेक्निक है वही जनरली सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे। तो देखो आपने यहां बताना है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जिसके अंतर्गत आप बताओ तो कहां यूज हो रही है, तो यूज इन कैथेटराइजेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, ड्रेसिंग ऑफ ए वुंड। ध्यान से सुनना कि भाई जो इंटरनल एक्सपोजर, जैसे रेक्टल एग्जामिनेशन, वैजाइनल एग्जामिनेशन, या फिर आप कह सकते हो कोई भी अगर सर्जरी है तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकियोस्टोमी है, वहां पर हम लोग इसी को यूज कर सकते हैं। कोलोस्टोमी केयर है, वहां हम लोग इसी को यूज कर सकते हैं। तो कहने का बेसिक पॉइंट है कि भाई आपका जो कैथेटराइजेशन मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैथेटराइजेशन के साथ में जो यूटीआई मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल है, अगर ये नहीं आए तो फिर रेस्पिरेटरी जो है वो सेकंड मोस्ट है। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन वगैरह, ड्रेसिंग ऑफ ए वुंड, ये तीनों के तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, रैक्टल वाला भी आपके एग्जाम में आ चुका है, और जो वुंड है ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द हैंड वॉशिंग आर यूज व्हेन ए नर्स आर गोइंग टू ड्रेसिंग टू द वुंड, कि वुंड की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, ये आ चुका। जैसे मुझे पता है रोहतक पीजीआई में आया तो उन्होंने कहा कि एक पेशेंट है जिसको कि कैथेटर डालना चाह रही है नर्स, तो बताओ कौन सी हैंड वॉशिंग, तो भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो कहने का मेरा बेसिक है कि जो नर्सिंग प्रोसीजर्स आप यहां बता रहे हैं उनके अंदर ये वो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि रूटीनली यूज करते हैं, और इनके अंतर्गत जो रूटीन आपकी केयर है इनमें जो हैंड वॉशिंग, कौन सी रूटीन, कौन सी, इनसे रिलेटेड रूटीन। भाई एक तो वाइटल साइन, लेकिन रूटीन जो प्रोसीजर, ये वाले प्रोसीजर्स हैं जो स्पेसिफाइड इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा पैदा करते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ट्रैकियोस्टोमी, कोलोस्टोमी केयर, ये आप ध्यान दें। तो ये सारे के सारे स्पेसिफाइड पॉइंट है जो आप यहां बता सकते हैं। चलो साहब, अब ये जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो इस सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कौन कौन से प्रकार के सॉल्यूशन है बेटा जिनका उपयोग आप यहां पर करेंगे। भाई
सॉल्यूशन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो एक तो आपने यहां पर बताना है हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, भाई वाटर तो कॉमन ही है, वाटर तो चाहे मेडिकल हो सर्जिकल हो दोनों में ही काम आएगा। इसके अलावा हम लोग यहां यूज कर सकते हैं बीटाडीन स्क्रब। बीटाडीन स्क्रब क्या है बेटा, 7.5% जो बीटाडीन यूज करते हो पोवाइडो आयोडीन, तो जो 7.5% इसके बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपको एग्जामिनर पूछ रहा है वो कंसंट्रेशन बोल सकता है कि भाई व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोवाइडो आयोडीन दैट इज यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए जो बीटाडीन यूज कर रहे हैं उसकी सांद्रता। इसके अलावा यहां पर आपने बताना है लिक्विड एंटीसेप्टिक सोप। भाई लिक्विड एंटीसेप्टिक सोप और वाटर आता है ये तो मेडिकल है, लेकिन साथ में अगर ये भी आ रहा है तो ये क्या है, सर्जिकल है। भाई यहां आप ध्यान दीजिएगा, बीटाडीन तो चाहिए, साबुन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। अब ये जो आप लोग यूज कर रहे हैं जिसमें मेन जो प्राथमिकता है वो बीटाडीन स्क्रब की ही है यहां पर। अब देखो बीटाडीन स्क्रब जो आप लोग यूज कर रहे हैं, अब इनके बारे में एक बात और बता दूं जो दोनों जगह ही नोट कर लेना कि यहां पर जो ये बीटाडीन स्क्रब और लिक्विड आप यूज कर रहे हैं, मान लो एग्जामिनर आपको पूछे अमाउंट के बारे में कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक लिक्विड सोप या अमाउंट, तो आपने यहां पर बताना है 3 से लेकर के 5 ml तक हम लोग ये यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन है। भाई 3 to 5 ml इज द अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कौन सा, लिक्विड सोप, जो कि डिटॉल विटॉल जो भी क्लिनिकल में आपको मिल जाए। और इसके अलावा बीटाडीन भी यूज कर रहे हो तो भी उसकी मात्रा कितनी है, 3 से लेकर के 5 ml तक आप इसका बेटा यूज कर सकते हो। चलो खैर यहां तक बताएं, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, अमाउंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा डायरेक्शन, तो यहां पर भी आप बोल तो रहे वही हो, लेस टू मोर कंटेमिनेटेड। मैंने आपको कहा था कि लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेसिफाइड पॉइंट है कि वाटर फ्लो कैसा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ा आगे झुक करके जो टैप नल होता है उसमें हाथों को जब धोते हैं तो ऐसे रखते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हैंड्स हैं इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट से ऊपर होंगे, और जो वाटर फ्लो है वो कहां, पाम से लेकर एल्बो की तरफ आएगा। तो यहां पर आप ध्यान से सुनना कि लेस टू मोर तो बोल दिया, लेकिन स्पेसिफाइड जो पॉइंट आपने यहां ध्यान देना है वो आप बताओ कि वाटर फ्लो फ्रॉम palm to elbow and both hands are raised above the level of waist of health care प्रोवाइडर। खुद की बात कर रहे हैं, तुम मरीज से ऊपर मत रखना, जो व्यक्ति हैंड वॉशिंग कर रहा है ये सिर्फ उसी के बारे में है। तो आप यहां बताओ कि जब हम हैंड वॉश करें तो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं जैसे नमस्ते से, बॉडी से दूर, और इस तरीके से हाथों को हम लोग रखते हैं, तो वेस्ट लेवल से अबव है
वाटर का फ्लो हाथ धोते समय पाम से एल्बो की तरफ जाएगा। तो ये प्रॉपर डायरेक्शन है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बात जानना चाहता है, क्योंकि लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड इज द रट। ये तो रटा रटाया सौदा है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर रहे, ये तो कॉपी कैट वाला सा काम हो गया कि पढ़ लिया और रट लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको स्पेसिफाइड पॉइंट्स पता होने चाहिए जिस तरीके से एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो पाए। चलो खैर यहां तक आप बताओ। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ टाइम या ड्यूरेशन। देखो जो हम लोग सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंतर्गत आपने यहां पर बताना है इसका ड्यूरेशन। जनरली अगर हम कहते हैं तो यहां पर आपको बुक्स में हमेशा लिखा हुआ मिलेगा 10 मिनट। और आप देख लेना जहां जहां पर भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वहां एक घड़ी सी लगी हुई होती है, ओटी के बाहर या जहां पर भी है। तो वो क्या है, वो यही है कि आप घड़ी देख लें। लेकिन अब अगर 10-10 मिनट तक हाथ धोएंगे, मान लो कोई स्पेसिफाइड सर्जरी है, प्लान्ड सर्जरी है, जहां पर पहले से सब कुछ डिसाइड है, तब तो 10 मिनट ही होना चाहिए। लेकिन मान लो एक पेशेंट है, वो आपके पास इमरजेंसी में आया, जिसको स्टिच लगाने हैं, टांके लगाने हैं, और तुम कह रहे हो रुक पहले मैं 10 मिनट तक हाथ धो लेता हूं। तुमने 10 मिनट हाथ धोने की सोची, तो उसके जो साथ के अटेंडेंट है ना, वो तुमको हाथ धोने लायक नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है वॉयलेंट हो जाएंगे। तो यहीं पर यही चीज अब दूसरे तरीके से बतानी है कि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जानी चाहिए, वो सर्जिकल हैंड वॉशिंग इमरजेंसी कंडीशंस में, सुन लेना, एटलीस्ट मिनिमम अगर ड्यूरेशन हम लोग बोलते हैं तो यहां पर हम लोग 90 सेकेंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 90 सेकेंड। अब बात को सुनना, या 1 से 2 मिनट भी कई जगह रेंज दी हुई है, उनको तीनों को मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये टाइम और ड्यूरेशन है, लेकिन ये टाइम और ड्यूरेशन जनरली आता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको जब एग्जामिनर पूछेगा तो वो आपको यहां पर बोलेगा इमरजेंसी, या बोलेगा एट लीस्ट टाइम। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो ध्यान से सुनना कि अगर एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द एट लीस्ट टाइम या व्हाट इज द टाइम ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग इन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कंडीशंस में आपको यहां पर वन वर्ड में अगर याद रखना है तब तो क्या बोलोगे बेटा? 90 सेकेंड बोलना है। क्या बोलना है? 90 सेकेंड बोलना है। अगर यहां पर एग्जामिनर रेंज पूछे तो रेंज आपने बतानी। अब इनको सबको मैं प्रश्नों के रूप में लिख करके बताऊंगा, नहीं तो आपको बात समझ में आएगी ही नहीं। यहां पर आप बताओगे 62, 1 मिनट, 1 से लेकर के 2 मिनट। अब देखो ये अलग अलग तरीके से अब आपके सामने 2 पॉइंट आ गए हैं, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों के मैं एक बार आपको प्रश्न लिखूंगा, तब आपको बेटर दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, अन्यथा तो एग्जामिनर ट्रैप करके आपसे गलती करवा देगा। सुन लेना कैसे। यहां पर मान लो एग्जामिनर कहता है, भाई ये प्रश्न बताना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप लोगों के बुक्स में, गाइड्स में, नेट, इंटरनेट पर इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है दैट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और एग्जाम में अगर आप कंफ्यूजन लेकर के जाओगे, इसका मतलब यू शुड 100% गिव योर रॉन्ग, गलत चीज दोगे, और गलत दोगे तो रिजल्ट तो 100% गलत ही पाओगे ना। तो अब सुन लो, यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द एट लीस्ट टाइम आर यूज्ड फॉर स्क्रबिंग।
स्क्रबिंग का मतलब सर्जिकल ही है। तो यहां पर ध्यान दो, या वो लिख सकता है व्हाट इज द स्क्रबिंग टाइम इन इमरजेंसी। दोनों मैंने आपको तरीके बताए हैं। अब जो मेन चीज है वो समस्या यहां पर है, वो आपको लिख सकता है 60 सेकेंड, वो आपको यहां पर लिख सकता है 90 सेकेंड, वो आपको यहां पर लिख सकता है 3 मिनट्स, वो आपको यहां पे लिख सकते हैं 5 मिनट। अब मेरी बात सुनो, यहां पर तो कोई ज्यादा चिंता की बात है ही नहीं, मैंने सीधा सीधा बता दिया। आप क्या बोलोगे? 90 सेकेंड। बात सुन लेना कि यहां तो सीधा सीधा आप क्या बोलने वाले हो? 90 सेकेंड। अब ये कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्या है? तो अब इसके दूसरे ऑप्शन आप सुनो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा भाई। यहां आप ध्यान दो, जहां पर 1 मिनट लिख रहा है, 3 मिनट लिख रहा है, 5 मिनट लिख रहा है, 3 और 5 तो हमने बात ही नहीं की है, तब आंसर आपका क्या आएगा? 2 मिनट आएगा, क्योंकि यहां पर लोअर रेंज नहीं अपर रेंज को टच किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी ये होगा। जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे ध्यान दो। तो यहां पर जो मैंने लिखा दिया है ना, वही फुल एंड फाइनल है। जो मैं अलग अलग तरीके आपको बता रहा हूं, आप अपने मन से मन गढ़ंत अगर कुछ और बनाएंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि बार बार आपको कह रहा हूं, जो मैंने लिख दिया है ना, वो पत्थर की लकीर है। चाहे एग्जामिनर को चेंज करना पड़े अपने आंसर को, उत्तर को, लेकिन जो मैं कह रहा हूं होगा वैसा का वैसा। पूछ लेना अपने भाई बंधु साथियों से जो पहले एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये प्रॉपर रूप से ध्यान दो, जो टेक्निक जो तरीके मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको पता हो कि भाई 2 मिनट तो फिर 2 मिनट ही बोलना है। इसी के अंतर्गत मान लो अब इसको दूसरे तरीके से आप चेंज कर सकते हो भाई। एक तो ये हो गया, इसके अलावा तीसरा तरीका जिसके अंदर आपसे यहां कह सकते हैं 1 से लेकर के 2 मिनट, 3 से लेकर के 5 मिनट, 40 से लेकर के 60 सेकेंड, या वो आपको कह सकते हैं 5 से लेकर के 10 मिनट। तब भी मैंने आपको बता दिया है कि फिर आप इस रेंज को टच करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से समझ लेना, जो जो मैं आपको बोल रहा हूं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल। भाई एक ही प्रश्न को आप देखो कितने तरीकों से एग्जामिनर कन्वर्ट कर सकता है, और तरीके इतने ज्यादा है जिसके अंतर्गत आप कहोगे कि यार एक ही प्रश्न इतने कितने तरीकों से बन रहा है। तो ये प्रॉपर रूप से एक तो आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है भाई, अगर स्टेप्स की बात हो रही है तो स्टेप के अंदर सर्जिकली अगर आपको बोलते हैं तो कितनी स्टेप बोलोगे? 7 स्टेप्स बोलेंगे। लेकिन सर्जरी तो रेगुलर सब जगह होती नहीं है। अब यहां पर इसको भी प्रश्न को लिखें। मान लो एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेप यूज इन हैंड वॉशिंग, कि हैंड वॉशिंग में जो स्टेप है वो कितनी यूज करते हैं। ना तो यहां सर्जिकल लिखा ना मेडिकल लिखा, और ऑप्शन के अंदर लिखा 6, ऑप्शन में लिखा 7, ऑप्शन के लिखा 8, और ऑप्शन में लिखा आपके 9। तो कोई 9 भी पढ़ रहे हैं, कोई 8 भी पढ़ रहे हैं। तब जहां पर कुछ नहीं लिखा तो पहली प्रायोरिटी जो न्यू गाइडलाइन है वही आएगी। जब तक एग्जामिनर सर्जरिकल नहीं लिखे, स्क्रबिंग नहीं लिखे, तब तक आप 7 नहीं बताओगे। हमेशा आंसर अब क्या करना है? 6 स्टेप आपने बताना है। मूवमेंट दोनों में ही वही 5 है,
चाहे वो कैसे भी पूछे हैंड वॉशिंग के नाम से, क्योंकि मूवमेंट सर्जरी में तो यूज करोगे ही नहीं, मूवमेंट तो वैसे ही मेडिकल में यूज करोगे, ड्यूटीज के दौरान आप यूज करेंगे। तो ये जितने भी डिफरेंशिएट पॉइंट है ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इसीलिए तो जिस व्यक्ति का एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, कारण यह है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड जो सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो वही सब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसको सबसे इजी समझते हुए आए हो आप तक, और सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में सफलता के चांसेज है तो यही आपको दिलवाएगा। चलो खैर, यहां तक आप ध्यान दें। इसके साथ साथ ये तो हमने बता दिए हैं हैंड वॉशिंग और हैंड वॉशिंग के बारे में। इसके अलावा इमेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफाइड पॉइंट है जो मैं आपसे यहां पर डिस्कशन करूंगा। भाई जैसे आप लोग पढ़ते हो कि हैंड वॉशिंग जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो एक मिनट पहले तो आप देखो कि इससे रिलेटेड मैं इमेज है वो कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने का। इमेज तो यार शायद मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, इमेज में वो अगली वाली नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तब तक मैं एक प्रश्न यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो लिखता हूं। What is the important in हैंड वॉशिंग? कि जो हैंड वॉशिंग हम लोग करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एग्जामिनर आपको यहां लिख सकता है जैसे फ्रिक्शन, एग्जामिनर आपको लिख सकता है समय, एग्जामिनर आपको लिख सकता है सॉल्यूशन, एग्जामिनर आपको लिख सकता है स्टेप्स। देखो यहां पर कह रहे हैं कि जो आपने हैंड वॉशिंग किया है उस हैंड वॉशिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब आप एक चीज देखो, आपने कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना, कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा पूरी की पूरी 6 स्टेप यूज करना हैंड वॉशिंग के लिए, पूरी की पूरी 7 स्टेप यूज करना हैंड वॉशिंग के लिए। इसका मतलब स्टेप है तो जरूरी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। इसके अलावा ये कभी नहीं सुना होगा बीटाडिन से ही धोना, सेवलॉन से ही धोना, स्प्रिट से ही धोना, साबुन से, किसी से भी धो, चाहे साबुन यूज करो, चाहे सैनिटाइज यूज करो, चाहे 70% अल्कोहल जो भी यूज करो, इसका मतलब सॉल्यूशन का भी इतना ज्यादा महत्व नहीं है। इसके अलावा अब ये दो चीजें हैं, एक तो फ्रिक्शन और एक समय। भाई अगर समय ही इतना महत्वपूर्ण होता तो 10 मिनट से हम लोग 90 सेकंड या 2 मिनट पर नहीं आते, या 3 मिनट से 5 मिनट को छोड़ करके हम 40 से 60 सेकंड पर मेडिकल में नहीं आते। कहने का बेसिक पॉइंट है कि समय भी अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम इसको क्यों सेकंड पर जा रहे हैं। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन, और ये आपने सुना होगा कि हाथों को रगड़ रगड़ करके धोना चाहिए। अरे ये तो सुना है, हाथों को रगड़ रगड़ के मसल मसल के धो, मसल मसल के धोगे तो फ्रिक्शन रबिंग होगी, और रबिंग से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट करके देख लो हाथों में घर्षण, जब गर्मी सी होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहां तक ध्यान देना। अब प्रश्न तो बहुत है, आपको बहुत तरीकों से पूछे जा सकते हैं। भाई ये तो मैंने बताया, लेकिन आपको एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो यहां नष्ट होते हैं। तो ये हॉटलाइन में आप एक तरीके से लिख लें, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने यहां पर बताना है, क्योंकि एग्जामिनर, जैसे मुझे ध्यान है मेरे लिखाने के बाद ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय इन हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म नष्ट कर रहे हो। तो आपने यहां पर बताना है ट्रांजिएंट फ्लोरा आर डिस्ट्रॉय इन हैंड वॉशिंग। भाई जो हैंड वॉशिंग करते हैं ना, उस हैंड वॉशिंग में ट्रांजिट फ्लोरा डस्ट होते हैं, ट्रांजिट फ्लोरा नष्ट होते हैं। ट्रांजिट का मतलब है जो इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
और एक फ्लोरा होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएंट। रेडिएंट फ्लोरा वो है जो आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप देखना अपनी हथेली में माइक्रो जो आपका जो एक तो ग्लास आता है जिससे हम चेक करते हैं, या आप कई बार माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी इस हथेली को रख के देखोगे ना तो आपको इसमें घूमती हुई लटे सी नजर आएगी। वो जो है वो तो रेडिएंट फ्लोरा है, लेकिन इंफेक्शन जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांजिट फ्लोरा, जो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं, बीमारी ले जा सकते हैं, ये जनरली ट्रांजिट फ्लोरा कहलाते हैं। तो रेडिएंट फ्लोरा बीमारी पैदा नहीं करते हैं, बीमारी पैदा ट्रांजिट ट्रांसफर हो रहे हैं, और इन्हीं को हम लोग हैंड वॉशिंग के द्वारा नष्ट करते हैं। ये आपके जिपमेयर में आ चुका है मेरे बताने के बाद, क्योंकि बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रश्न ऐसे ही आने हैं। तो यहां तक ध्यान दें। इसके रिलेटेड जो इमेज थी वो गाउन टेक्निक या और जो आपके ग्लव्स कैसे पहनते हैं, मैंने आपको कहा था कि जितने भी आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको पहनने का क्रम, तरीका, वो सभी कुछ नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर बने रहें। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक यू बेटा।